हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कांस्टेबल का पेपर जो आज ही मॉर्निंग को आप लोगों का हुआ है। फिलहाल मेरे पास कोई आंसर की नहीं है। 25 क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आए थे उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा जो मॉक टेस्ट था जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था, मॉक टेस्ट नंबर 1, अगर आपने उसको देखा होगा तो आपने रियलाइज़ किया होगा एक चीज़ कि पेपर टोटली उसी बेस पे आया था जैसे मैंने क्वेश्चंस करवाए थे। आपको पेपर में पंक्चुएशन मार्क का क्वेश्चन दिखा होगा, आपको क्लॉजेस से भी 2 क्वेश्चन मिले होंगे, आपको आर्टिकल का क्वेश्चन दिख गया होगा पेपर में, इडियम फ्रेजेस के 2 क्वेश्चन दिख गए होंगे आपको। इसके अलावा आपको एंटोनियम सिनोनिम के क्वेश्चन दिख गए होंगे, 2 या 4 क्वेश्चन आपको दिख गए होंगे। देन आपको प्रपोजिशन से भी क्वेश्चन मिला होगा एग्जाम में। इसके अलावा आपको एरर बेस्ड क्वेश्चन भी दिखा होगा। तो जितना मैंने आपको कहा था सेम सीक्वेंस में क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। ये कह लो कि क्वेश्चन अलग हो सकता है लेकिन टॉपिक सेम टू सेम आए हुए हैं। तो चाहे तो आप उस मॉक टेस्ट को देख लेना, जो जिनका पेपर अभी आगे आने वाला है 8 तारीख को, उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि एक बार ज़रूर उस मॉक को भी देख लेना आप लोग, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ इंग्लिश ग्रामर की बात करूंगी, बाकी सेक्शन की बात नहीं करूंगी। हम सिर्फ ग्रामर के जो 25 क्वेश्चन आए थे उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग आर्टिकल। मतलब क्वेश्चन आपका आर्टिकल का आया हुआ है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। लिखा है जॉन डिसाइड टू एनरोल इन MBA कोर्स एट यूनिवर्सिटी टू एनहांस हिज बिजनेस स्किल। जॉन ने डिसाइड किया है कि वो एनरोल करेगा कहाँ पे, MBA कोर्स के लिए, कहाँ पे, यूनिवर्सिटी में, ताकि उसकी बिजनेस स्किल क्या हो सके, एनहांस हो सके। देखो MBA ए का साउंड आ रहा है, मैंने कहा था जहाँ पे भी वावल साउंड आता है इन हिंदी आ से आहा तक का, वहाँ पे आप एन लगाते हो। तो यहाँ पे एन आ गया। कहा है कि कहाँ करेगा, किसी यूनिवर्सिटी में करेगा ताकि उसकी बिजनेस स्किल क्या हो सके, इनहेंस हो सके। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल आएगा आ, क्योंकि यहाँ पे किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की बात नहीं की, सिंपली लिखा है किसी यूनिवर्सिटी में करेगा। अगर लिखा होता कि इस यूनिवर्सिटी में या किसी नाम दिया होता, लाइक जम्मू यूनिवर्सिटी लिखा होता तो आप दा लगा लेते। यहाँ पे सिर्फ यहाँ आ क्यों आया, क्योंकि स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की बात नहीं की है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एन और आ जिसमें है आपका सी जो है वो आपका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। अगेन सेम है, आर्टिकल का क्वेश्चन है। कहा है आई वर्क डैश कंपनी इन न्यूयॉर्क। मैं कंपनी में काम करता हूँ जो कि न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। एंड कंपनी इज कॉल्ड एज ग्लोबल टेक। कंपनी का नाम दे रखा है आपको, मतलब ग्लोबल टेक नाम है तो दा आ जाएगा। स्पेसिफिक है कोई तो दा, तो देखो कहाँ कहाँ पर दा है, लास्ट में भी दा है, सी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। उसके पहले देखो आई वर्क एट कंपनी है ना, किसी स्पेसिफिक कंपनी का नाम दिया है, नहीं दिया है ना, तो यहाँ पे हमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, आई वर्क एट कंपनी होगा सिंपल। तो देख लो कहाँ पर ऐसा केस बना हुआ है, नो आर्टिकल और दा वाला। ये आपका डी पार्ट है तो आपका डी वाला हो जाएगा, वो सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द एडवर्ब क्लॉज। आपको बोला ये एडवर्ब क्लॉज ढूंढना है, सेंटेंस दे रखा हुआ है। और मैंने आपको पहले कहा है क्लॉज स्टार्ट ही कहाँ से होता है, क्लॉज स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ से हमारा कोई कनेक्टर या कंजक्शन स्टार्ट होता है पेपर में। पेपर में क्या, इन जनरल भी कंजक्शन जहाँ से होगी वहाँ से हमारा क्लॉज स्टार्ट होगा। तो कंजक्शन कहाँ पर है, ऑल्दो इट वाज रेनिंग। मैंने कहा भी था आपको सिंस हो, ऑल्दो, बिकॉज ये सारे के सारे हमारे कनेक्टर्स कौन से होते हैं, ये एडवर्ब्स में आते हैं हमारे। तो ऑल्दो इट वाज रेनिंग जो है हमारा आंसर बन जाएगा। देख लो कौन सा है, ये आपका सी पार्ट आपका ऑप्शन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4। अगेन कहा है पिक आउट द, अब बोला है इंडिपेंडेंट, मतलब आपको बोला कौन सा क्लॉज है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कौन सा होता है, जो किसी पर डिपेंड नहीं होता। देख लो कौन सा है, यू नीड टू कंप्लीट योर होमवर्क एंड देन यू कैन वॉच योर फेवरेट शो। यू नीड टू कंप्लीट योर होमवर्क, तुम्हें अपना खत्म काम करना चाहिए, सब्जेक्ट भी है, इसके पास वर्ब भी है। एंड के बाद देन यू कैन वॉच, देन से स्टार्ट है ना, मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट कौन सा है आपका, पहला पार्ट है, यू नीड टू कंप्लीट योर होमवर्क। देख लो आपका ए पार्ट बन गया जी आपका ऑप्शन, बाकी में तो गड़बड़ है, ठीक है। बोथ ए एंड सी। अच्छा सी में क्या लिखा है, यू कैन वॉच योर फेवरेट शो। अगर हम देखें ना इसको, अगर इसको हम इस सेंस से देखें कि बस यू कैन वॉच योर फेवरेट शो है, तो बोथ ए एंड सी बन जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है ना, डी। लेकिन अगर हम देन से देखेंगे ना इसको, तो देन से हमारा सिर्फ ए ही बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि यू कैन वॉच योर फेवरेट शो खुद में कंप्लीट बात है कि तुम अपना फेवरेट शो देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बन जाएगा ए की जगह, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव मतलब जिसके पास पोजेशन होता है, जहाँ पे मेरा, ओनरशिप की बात होती है, ठीक है ना, तो आपको वो देखना है। पहला लिखा हुआ है द टीम मेंबर्स फ्रीक्वेंटली एनकरेज ईच अदर ड्यूरिंग प्रैक्टिस।
मतलब क्या कि टीम मेंबर एनकरेज कर रहे हैं एक दूसरे को प्रैक्टिस के लिए, तो ये तो नहीं है हमारा, यहाँ पे पोजीशन की बात ही नहीं की हुई है। देयर वाज ए पीरियड व्हेन आई एक्सपीरियंस ग्रेट जॉय, एक टाइम था जब मैं काफ़ी जॉय को एक्सपीरियंस करता था, यहाँ पर भी कहीं पोजीशन नहीं दिया हुआ है। द कैट इन द यार्ड बिलोंग्स टू हर, ये जो कैट है यार्ड में ये उसको बिलोंग करती है, देखो बिलोंग्स टू हर लिखा है ना, बिलोंग है, कहीं ना कहीं पोजीशन की बात है, तो आपका जो सी वाला आंसर बन गया यहाँ पर। और डी को देखो लिखा है आई विल बी रिटर्निंग होम दिस इवनिंग, यहाँ पर भी कहीं पोजीशन की बात नहीं की है, तो सी वुड बी योर राइट ऑप्शन। नाउ मूविंग टुवर्ड 6th क्वेश्चन, जो कि है लिखा व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रोनाउन ऑफ अंडरलाइन वर्ड इन द बिलो सेंटेंस। देखो यू और योर सेल्फ, देखो आई के साथ आप ही शी इट यू, ही शी इट यू, ये सारे क्या हैं आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ना, ये इनको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल है ना, ये सारे हमारे पर्सनल में, तो यू हमारा क्या है पर्सनल प्रोनाउन है। देखो सी और डी में इंटेरोगेटिव दिया है पहले ही, तो गलत हो गया। ए और बी में देख लो, अब ये यूर सेल्फ है, जहाँ पर भी मैंने कहा था जहाँ पर भी सेल्फ आए या सेल्व्स आए तो वहाँ पर कौन सा होता है रिफ्लेक्सिव होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव वाला आपका हो गया ए पार्ट, तो जो ए ऑप्शन है आपका वो बन जाएगा यहाँ पे। नाउ 7th क्वेश्चन है द आर्टिस्ट मिक्स वेरियस कलर्स टू अचीव द परफेक्ट डैश फॉर हर पेंटिंग। आर्टिस्ट ने बहुत सारे कलर्स को मिक्स किया है पेंटिंग को परफेक्ट बनाने के लिए, बोला कि होमोफोन लगाओ। देखो ह्यू 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 एंड ह्यू, इनकी स्पेलिंग सेम है, क्योंकि होमोफोन होते क्या हैं ऐसे वर्ड जिनकी साउंड सेम होती है, स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होते हैं ना, वही होते हैं हमारे होमोफोन। तो देख लो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन रहेगा, इस हिसाब से यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाएगा आपका HUE, क्योंकि ह्यू का मतलब क्या होता है अलग अलग परफेक्शन के लिए अलग अलग कलर्स को मिक्स करने से जो वैरायटी बन के आती है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा HUE, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th, चूज द करेक्ट होमोफोन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको अगेन बोला है होमोफोन लगाने को सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। द ब्लैक स्मिथ शेप द मेलेबल with blank with precision while the apprentice demonstrated his dash by tirelessly working late into the night। आपको बोला है कि जो ब्लैक स्मिथ है उसने मेलेबल क्या किया है, उससे मेटल को मेलेबल किया होगा ना, उसको नरम किया होगा मेटल को ही, तो ये उस सेंस में पूछा जा रहा है आपको, है ना। मेलेबल मतलब बिछा देना की फॉर्म में मेटल को, ठीक है, तो यहाँ मेलेबल मेटल with precision while the apprentice demonstrate his dash by tirelessly working late into the night। लेकिन जो और साथ ही में जो apprentice था उसने क्या किया, उस पर काफ़ी देर तक काम किया हुआ है उसके मेटल पर, मतलब उस इंसान की एबिलिटी उसको कोप करने की, तो यहाँ पर क्या आएगा मेटल, METTLE, क्योंकि इस मेटल का मतलब क्या होता है पर्सन की एबिलिटी टू कोप वेल विद डिफिकल्टीज। सेंटेंस क्या बनेगा आपका, द ब्लैक स्मिथ शेप द मेलेबल मेटल विद प्रिसीशन। ब्लैकस्मिथ ने मेलेबल मेटल को अच्छे से मेटल को मेलेबल किया, वाइल जो अप्रेंटिस थे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, उसको टायरलेसली किया अपना काम बिना थके हारे रात भर, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए वाला बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिगार्डिंग होमोनियम्स बोला हुआ है आपको मैच करने के लिए। तो देखो लिखा है स्टॉक, स्टॉक का मतलब क्या होता है वर्टिकल स्टेम हो, तो देख लो कहाँ पे लिखा है वर्टिकल स्टेम, तो अगर फर्स्ट का फोर्थ है वर्टिकल स्टेम तो मैच करना स्टार्ट कर दो अपने अपने हिसाब से। पहले में फोर्थ कहाँ पे आ रहा है आपको दिख रहा है, फर्स्ट का फोर्थ आपको डी में दिख रहा है, ठीक है ना। एक सेकेंड रुक जाओ। देन रीम का मतलब क्या होता है, रीम इज किचन का यूटेंसिल, सेकेंड का थर्ड हो गया, सेकेंड का थर्ड है, ठीक है ना। देन क्वेरी साइट ऑफ माइनिंग को बोलते हैं हम, थर्ड का फर्स्ट आ गया, और बार क्या हो गया ट्री की आउटर लेयर होगी। जैसे भी आप कर सकते हो ना, इसको वैसे ही करना है आपने, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये हो गया आपका 4 3 1 2, 4 3 1 2 जो है आपका वो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है ना। देखो अगर आपको ऐसे भी करना ना आए ना तो आप एक काम कर सकते हो कि जो आपको पहले आता है आप उसको करो, ठीक है ना। अपना अपना तरीका होता है करने का, जैसे आपको पता होगा बार किसको बोलते हैं, ट्री की आउटर लेयर को बोलते हैं। तो फोर्थ का सेकंड देख लो कहाँ पर है, फोर्थ का सेकंड एक तो यहाँ पर ही दिख रहा है आपको और कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो ऐसे भी जो आपका है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द क्वेश्चन द सेंटेंस इज ब्रोकन इनटू 4 पार्ट, फाइंड आउट द एरर पार्ट। आपको एरर बताना है। सेंटेंस के अंदर लिखा यस्टरडे मतलब कल, पास्ट की बात चल रही है। द वाइल्ड एनिमल डिस्ट्रॉयड, देखो डिस्ट्रॉयड भी पास्ट में दिया हुआ है सेकंड फॉर्म में। क्रॉप एट ए नेसेंट स्टेज, एनिमल ने डिस्ट्रॉय कर दिया क्रॉप को उनकी नेसेंट स्टेज पे, बिगिनिंग स्टेज पे। एंड कॉज ह्यूज लॉसेज, जिससे क्या हुआ काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हुए फार्मर्स को। तो यहाँ कॉज तो नहीं होगा ना, जब पहला पार्ट पास्ट में तो अगला भी एंड के बाद वाला भी किस में, मतलब पास्ट में सीक्वेंस को फॉलो करना है। तो देख लो सी पार्ट जो है वहाँ पे आपका ऑप्शन बन गया, तो सी वाला जो है आपका
बन जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड 11th क्वेश्चन। लिखा हुआ है इन दिस क्वेश्चन द सेंटेंस इज ब्रोकन इनटू 4 पार्ट। अगेन एरर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है द गवर्नमेंट ग्रांटेड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्मॉल बिजनेसेस। गवर्नमेंट ने ग्रांटेड, जो ग्रांटेड है ना, अगेन फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्मॉल बिजनेस, गवर्नमेंट ने ग्रांट किया हुआ है क्या, फाइनेंशियल असिस्टेंट किया हुआ है स्मॉल बिजनेसेस को, दैट गेट अफेक्टेड, जो कि अफेक्टेड हो जाते हैं बाय रिसेंट नेचुरल डिजास्टर, जो कि इफेक्ट हो रहे हैं किसकी वजह से, नेचुरल डिजास्टर के वजह से, है ना। यहाँ पे किस पार्ट में आपके गड़बड़ है, यहाँ पर अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो सी पार्ट है वो गलत है। हमारा एरर किस पार्ट में बनेगा, सी वाले पार्ट में। ठीक है, बाकी आप लोग भी अपने अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मेरे पास अभी आंसर की नहीं है, ये मैं खुद से करवा रही हूँ। जब आंसर की आएगी तो उसको मॉडिफाई कर लेंगे बाद में। ठीक है, तो सी वुड बी योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बोला है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन वाला क्वेश्चन है। अब देखो लिखा है आई कांट वेट फॉर कॉन्सर्ट, मैं वेट नहीं कर सकता कॉन्सर्ट का। शी सेड, उसने कहा, कॉमा हर आई स्पार्कलिंग विद एक्साइटमेंट, उसकी आंखों में काफ़ी चमक थी, फुल स्टॉप। इट स्टार्ट्स एट, वो स्टार्ट कितने बजे होगा, 7 PM पे। सो वी शुड लीव बाय, तो हमें उसके लिए निकलना पड़ेगा 6:30 बजे ही। ठीक है ना, आपको बोला है करेक्ट पंक्चुएशन का यूज़ करने का। अब जिसके पास दिमाग होगा वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा इस क्वेश्चन में। पहले देखो बोला क्या है, शी सेड है ना, उसने कहा है। जब किसी ने कुछ कहा है तो नरेशन पार्ट याद रखो, डायरेक्ट स्पीच अपना डबल कोट आ जाएंगे। देख लो कहाँ कहाँ डबल कोट दिया हुआ है, लास्ट में भी सेकंड थर्ड वाले ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा ही नहीं। फर्स्ट और सेकंड में और थर्ड में दे रखा हुआ है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या रहती है हमें, देखो बोला है आई कांट वेट फॉर द कॉन्सर्ट, मैं कॉन्सर्ट के लिए वेट नहीं कर सकता या कर सकती, यही कहा है ना आपको फिलहाल के लिए। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस दिया हुआ है ना कॉन्सर्ट के ऊपर, तो मतलब मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आना चाहिए। सेकंड में आया हुआ है नहीं, और हमारे फोर्थ में भी नहीं आया हुआ है। चलो भूल जाओ इस बात को भी। अगर आगे वाले पार्ट को देखो, लिखा है शी सेड, उसने कहा, फिर उसने पॉज लिया होगा बात को कहने के लिए, है ना। पॉज के बाद हमने कॉमा लगा दिया पॉज के लिए, शी सेड के बाद हर आई स्पार्कलिंग विद एक्साइटमेंट, उसके बाद फुल स्टॉप लगाए, सही लगाए। अगेन इट कैपिटल में आई है, इट स्टार्ट एट 7 PM, स्टार्ट कितने बजे होगा, 7 PM पे होगा। देन अगेन कॉमा दिया है, सो वी शुड लीव बाय 6:30 PM, तो हमारा ऐसे भी ए ही वाला सही पार्ट है। ठीक है ना, बाकी वाले हमारे क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, सेंटेंस क्या है, थोड़ा लंबा दे रखा है आपको, तो आपने बस देखना क्या है कि कहाँ पे कॉमा, पॉज के लिए कॉमा यूज़ हुआ है, नहीं हुआ है। देखो फोर्थ में पॉज के लिए कॉमा यूज़ किया ही नहीं, शी सेड के बाद कोई कॉमा ही नहीं लगाया, तो ये तो हमारा ऐसे भी गलत है। ठीक है ना, तो यही छोटी मोटी चीज़ें देखनी है आपको एग्जाम में भी। ठीक है, और यहाँ पे देखो बी में गड़बड़ क्या है, इट स्टार्ट लिखा एट 7 PM, लिखा है कि 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी तो कॉमा देना चाहिए था ना इनको, सो वी शुड के पहले। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसलिए गलत है, इसलिए हमारा ए पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। अगेन सेम पंक्चुएशन का ही है। आर यू कमिंग टू द पार्टी, पूछा जा रहा है कि क्या तुम पार्टी के लिए आ रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान क्या रखो, देखो क्वेश्चन मार्क तो है लेकिन ही आस्क्ड, उसने पूछा है ना, अगेन कोटेशन में आना ही चाहिए। देख लो थर्ड में नहीं दिया हुआ है, थर्ड में दिया है कोटेशन में, थर्ड में कोटेशन दिया लेकिन पूछा है ना, आर यू कमिंग, वर्ब पहले सब्जेक्ट, मतलब पूछा गया चीज़ है। जब पूछा गया है तो यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क दिया ही नहीं थर्ड में, तो गलत ऐसे ही हो गया हमारा। पहले को देखो आर यू कमिंग टू द पार्टी, इसमें कोटेशन लगा ही नहीं है, ऐसे गलत हो गया हमारा। फोर्थ भी हमारा इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे कोटेशन मार्क नहीं यूज हुआ है। थर्ड सही क्यों है, बिकॉज यहाँ पे लगा हुआ है ना कोटेशन, आर यू कमिंग टू द पार्टी, ये हमारे डबल कॉमा क्लोज, फिर उसने पूछा है तो पूछने के बाद पॉज लिया है तो कॉमा दिया है, रेजिंग एन आईब्रो, फुल स्टॉप लगा है, तो हमारा जो बी है वो सही हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ 14th क्वेश्चन क्या है हमारा, 14th क्वेश्चन इज सेलेक्ट द सिनोनियम ऑफ द वर्ड क्यूबल। ये वर्ड मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है, चाहे तो आप मेरे एंटोनियम सिनोनियम की प्लेलिस्ट देखें तो आपको दिख जाएगा। क्यूबल का मतलब मैंने बताया भी था आपको क्या होता है, किसी के साथ आर्ग्यू करना, आर्ग्यूमेंट का पार्ट बनना, है ना, टू आर्ग्यू करना किसी से। ठीक है ना, वहीं लिखा है कॉन्कर वर्ड, इसका मतलब होता है किसी से एग्री करना, तो ये तो इसका अपोजिट हो गया, ये तो नहीं होगा। रिकनसाइल का मतलब भी क्या होता है, लड़ने के बाद किसी से वापस से उसकी इस बात में सहमति भरना, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है आपका प्रीवेरिकेट, जो ये प्रीवेरिकेट ना, इसी का मतलब क्या होता है, सेम आप कह लो, इसका मतलब भी क्या होता है, किसी के साथ आर्ग्यू करना। वहीं जो लिखा है ना एसिक्यूज, ये मतलब भी क्या होता है इसका, किसी के साथ एग्री करना, हामी भरना किसी के लिए। देखो क्या किया हुआ है इस पेपर में, क्यूबल वर्ड आपको पता है कि क्या मतलब है इसका। अगर आपको बेसिक वर्ड दिया होता ना लिखा हुआ इसके लिए एग्री, या आपको दिया होता आर्ग्यू लिखा होता या आर्ग्यूमेंट लिखा होता, तो आप लोग इजीली इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट दे रखा हुआ है, वर्ड दे रखा है प्रीवेरिकेट, तो जिसने पढ़ रखा होगा उसको पता चल जाएगा कि इसका बी पार्ट सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम का है, सिनोनियम बोला है वर्ड टेनेशियस, और मैंने ये वर्ड भी आपको ऑलरेडी करवा रखा है, चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। टेनेशियस का मतलब होता है समवन हु इज आप कह लो इसको स्टॉन्च, है ना। क्या आप इसको ये भी कह सकते हो कि किसी काम के लिए कोई कमिटेड है, लॉयल है किसी चीज़ को लेके, उसको हम कहते हैं स्टॉन्च बिलीवर, है ना, उस काम के लिए। तो टिमिड तो यहाँ शाई हो गया। वैसिलेटिंग का मुझे भी मतलब नहीं पता है, तो उसको भूल जाओ फिलहाल के लिए। तो मुझे ऑलरेडी पता है कि टेनेशियस का मतलब होता है क्या है, स्टॉन्च ही होता है, तो मैं स्टॉन्च लगा के पेपर में आती है ना, तो यहाँ पे जो आपका बी पार्ट है वो सही बन जाएगा, ठीक है। नाउ 16th क्वेश्चन है आपका ऑकल्ट। ऑकल्ट आपने बहुत कॉमन वर्ड सुना होगा, इसको आप कह सकते हो सुपर नेचुरल से भी डील करता है ये वर्ड है। सुपर नेचुरल बोल लो, मिस्टीरियस बोल लो, उसको हम कहते हैं ऑकल्ट, ठीक है ना। क्रिप्टिक तो हो गया, कोई आपने किसी के लिए डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कोई क्रिप्टिक पोज डाला है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, तो ये तो नहीं होगा ना, ठीक है ना। आपको बेसिकली बोला है एंटोनियम लगाने के लिए यहाँ पर, राइट। आपको बोला है एंटोनियम ऑफ ऑकल्ट। तो क्रिप्टिक का मतलब भी कहीं ना कहीं क्या होता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जैसे कि हमारा ऑकल्ट हो गया। अनकैनी भी क्या हो गया, स्ट्रेंज हो गया, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो गया। और एनिग्मेटिक का भी क्या हो गया, कहीं ना कहीं जिसमें एनिग्मा है, मतलब कहीं ना कहीं उसको भी आप डील कर सकते हो सुपर नेचुरल के साथ। तो यहाँ पे जो इसका एंटोनियम सही होगा वो होगा फैथमेबल, ठीक है ना। क्या होगा, फैथमेबल। इसका मतलब होता है एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। देखो जो बाकी 3 वर्ड्स है ना, इनका मतलब कहीं ना कहीं निकल के आता है अनेबल, किस चीज़ को समझने में डिफ़िकल्टी आना आपको, ठीक है ना। कहीं ना कहीं जो चीज़ सुपर नेचुरल है वो हमारे लिए ईजी नहीं है, वो डिफ़िकल्ट है समझना हमारे लिए, मिस्टीरियस है हमारे लिए, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं तीनों वर्ड ओकल्ट से डील करते हैं, और हमें उसका अपोजिट कहा था यहाँ पे एंटोनियम, ठीक है। नेक्स्ट बोला है एंटोनियम ऑफ वर्ड गिल। गिल का एंटोनियम, गिल का मतलब ही क्या होता है वैसे तो, धोखा देना, डिसीट करना, या बोल लो इसको कनिंग की सेंस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब देख लो ऑप्शन में क्या दे रखा है, ट्रिकरी मतलब ट्रिकी होना। डिसीट का मतलब क्या हो गया, अगेन धोखा देना। ट्रिकरी डिसीट एक ही मतलब हो गए, मतलब उसके सेम वर्ड हो गए। तो एक वर्ड है यहाँ पे कैंडर। कैंडर का मतलब होता है क्या, ऑनेस्टी, इसी को हम बोलते हैं सिंसियरिटी, ठीक है ना। ये वाला वर्ड मैंने आपको नहीं करवाया हुआ है, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि मैंने कराया हुआ है, लेकिन इसका मतलब होता है ऑनेस्टी और सिंसियरिटी। तो एक बार ज़रूर देखना इस वर्ड को भी, जिनके पेपर आगे आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन भी करवा रखा है। कंपैशन दिया है, जिसके लिए आपको दिया है एम्पैथी। वैसे एरोगेंस के लिए क्या लगाओगे, फिर प्राइड लगा के आ जाओगे, बहुत ही बेसिक था। उसका ह्यूमिलिटी या कॉन्फिडेंस तो नहीं होगा, मॉडेस्टी भी नहीं होगा। एरोगेंस मतलब गुस्सा, कहीं ना कहीं आप में एक घमंड सा है, आप में एक प्राइड सा है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वर्ड है आपका, सेम क्वेश्चन दे रखा है आपको, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड वाला क्वेश्चन है। एडवेंचर के लिए अगर हम एक्साइटेड होते हैं, तो डेंजर के लिए क्या होते हैं हम लोग, फ्राइट, डर जाते हैं, फ्राइटन हो जाते हैं ना, तो यहाँ फ्राइट आ जाएगा, तो सी वाला आपका ऑप्शन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईडियम दिया है विल ओ द विस्प। अब इसका मतलब क्या होता है पहले तो ये समझना ज़रूरी है। विल ऑफ द विस्प का मतलब होता है समथिंग दैट अपीयर्स अट्रैक्टिव, या मान लो कोई चीज़ आपको अपीलिंग लग रही है, अट्रैक्ट कर रही है, बट वो आपके हासिल करने के लायक नहीं है, बट इट इज़ अनेबल टू, मतलब यू कांट एक्चुअली आप कह लो उसको आप अटेन नहीं कर सकते, यू कांट एक्चुअली अटेन दैट थिंग, ठीक है ना। तो समथिंग दैट अपीयर्स अट्रैक्टिव और अपीलिंग बट इट इज़ एक्चुअली अनअटेनेबल, उसको हम कहते हैं विल ऑफ विस्प। तो देख लो पहला पार्ट दे रखा है, एन ऑब्जेक्टिव दैट इज एफर्टलेसली विद इन वंस ग्रास्प रिक्वायरिंग मिनिमल एफर्ट टू अचीव, ये तो नहीं होगा। सेकंड का है गाइडिंग प्रिंसिपल दैट लीड्स इंडिविजुअल टुवर्ड्स क्लैरिटी एंड सक्सेस विद प्रिसीजन, ये भी नहीं होगा। हमने कब कहा कि इसको हम ये कहते हैं, हमने कहा कि जिसको हम इम्पॉसिबली अटेन कर सकते हैं उसको हमने कहा ना विल ओ विस्प। तो एन इल्यूजनरी परस्यूट है, कोई इल्यूजन है, भ्रम है, दैट इज कैप्टिवेटिंग बट अल्टीमेटली अनअटेनेबल। देखो हमारा आंसर निकल गया यहाँ से, तो हमारा जो यहाँ पे सी पार्ट है, क्योंकि हमने अभी कहा कि इसका मतलब भी क्या होता है, समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू अटेन मीन्स अनअटेनेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम डे ऑफ रिकॉर्निंग। डे ऑफ रिकॉर्निंग का मतलब ही क्या होता है, उस टाइम जब आपके डीड्स की आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। मान लो आप इसको कह लो ऐसे करके, पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पास एक्शंस बिकम अनअवॉइडेबल, मतलब आपने कोई बुरे डीड्स किए हैं तो आपके वो अनअवॉइडेबल हो गए, वो जब वक्त आ गया ना आपके सामने, उसको हम कहते हैं डे ऑफ रिकॉर्निंग, जब आपको जवाब देना पड़े, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन है लिखा है, अ फ्लीटिंग मोमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी वेयर आउटकम्स आर अनप्रिडिक्टेबल एंड अनकंट्रोलेबल, ये तो नहीं होगा। बी बोला है, अ जजमेंट पीरियड विद when past action and decisions culminate in inevitable consequence, तो हमारा जो बी वाला है ये बिल्कुल सही होगा कि जब हम वो डे जजमेंट का जब हमारे पास एक्शन की हमें सज़ा मिल सकती है, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल फ्रेजल वर्ब। आपको फ्रेजल वर्ब को फिल करना है। यहाँ पे लिखा ही हैज़ बीन इन द हॉस्पिटल फॉर सेवरल डेज बट द डॉक्टर आर होपफुल दैट ही विल। वो बहुत समय से हॉस्पिटल में रह रहा है, पड़ा हुआ है, बट डॉक्टर्स क्या है, वो होपफुल हैं उसके वापस होने के लिए। तो यहाँ पुल थ्रू आ जाएगा, देखते ही, क्योंकि पुल थ्रू का मतलब ही क्या होता है, रिकवर फ्रॉम डेंजर, रिकवर फ्रॉम डेंजर। और कम आउट का मतलब होता है बाहर आना, गो आउट भी बाहर जाना, ठीक है ना। पुल आउट भी किसी को बाहर खींचना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, पुल थ्रू होगा, पुल आउट नहीं होगा। फ्रेज एज इट इज आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल फ्रेज दिया हुआ अगेन। माया ऑलवेज फेल्ट दैट पीपल डैश हर बिकॉज ऑफ हर अनकन्वेंशनल करियर चॉइस। माया ऑलवेज फील करती है क्या कि लोग उसके देखते हैं उसको बिकॉज ऑफ उसके अनकन्वेंशनल करियर चॉइसेस की वजह से लोग उसको देखते हैं। अब कैसे देखते हैं, थोड़ा कम देखते हैं लोग उसको। तो यहाँ पर क्या आएगा, लुक डाउन अपॉन आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से ए ऑप्शन होना चाहिए 23rd का। बाकी देखना क्या है, इसका मतलब क्या है, बट यही होगा। इसका मतलब ही क्या होता है कि टू कंसिडर समवन इन्फीरियर, क्योंकि यहाँ लिखा भी क्या है कि माया ऑलवेज वो फील करती है ऐसा कि लोग उसको उसके अनकन्वेंशनल करियर के लिए नीचा देखते हैं ना। तो लुक डाउन अपॉन होना चाहिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में है, और क्वेश्चन है as they navigated through the dense forest they stumbled dash an ancient ruin that was hidden beneath the overgrown vegetation। जैसे ही वो नेविगेट कर रहे थे कहाँ के लिए, घने जंगल की ओर, वो स्टम्बल हो गए वहाँ पे। एक उनने क्या देखा, एक वहाँ पे एंशियंट र्यून देखा जो छुपा हुआ था कहाँ, ओवरग्रोन वेजिटेशन के नीचे छुपा हुआ था। तो वहाँ यहाँ पे वर्ड आएगा अपॉन। एज ए नेविगेटेड थ्रू द डेंस फॉरेस्ट दे स्टम्बल्ड अपॉन, ठीक है ना। कहाँ पे उनको धक्का लगा, मान लो स्टम्बल में धक्का लगना, एंशियंट र्यून के पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अंडर तो नहीं होगा, अंडर उसके इनसाइड मीनिंग हो गया, अराउंड उसके आसपास हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अंडर भी नहीं होगा, टुवर्ड्स उसके पास जाके, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन वो अपॉन होगा, B1। बाकी जब की आएगी तो हम देख लेंगे एग्जैक्ट आंसर्स क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी वॉक्ड डैश द बस्टलिंग मार्केट टेकिंग इन द वाइब्रेंट कलर्स एंड इंटरेस्टिंग सेंट ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस एंड स्पाइसेस। अब शी वॉक्ड डैश द बस्टलिंग मार्केट, वो हरे मतलब बिजी मार्केट में एंटर हुई है ना, कहीं ना कहीं ये मतलब निकल के आ रहा है। तो वो उसकी थ्रू चल रही थी। शी वॉक्ड इन तो नहीं आएगा यहाँ पे, वो वहाँ जा रही थी ना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, शी वॉक थ्रू, वो वहाँ से जा रही थी, है ना। मूवमेंट हुआ उसका एक साइड से दूसरे साइड पे। तो शी वॉक थ्रू द बस्टलिंग मार्केट टेकिंग इन द वाइब्रेंट कलर्स एंड एंटरसिंग सेंट ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस एंड स्पाइसेस। तो मेरे हिसाब से इसका सी पार्ट होना चाहिए। आई होप जितने मैंने 25 क्वेश्चन करवाए ये सारे के सारे आपको समझ आए होंगे। फिलहाल आंसर की मेरे पास भी नहीं है कि मैं आपको एग्जैक्ट आंसर बता सकूं, लेकिन मेरे हिसाब से अश्योरेंस लीजिए कि जो मैंने करवाए हैं बिल्कुल सही करवाए हैं। और आई होप आपका पेपर अच्छा ही हुआ होगा आज का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जिनका पेपर आगे आने वाला है, तो उसको ज़रूर देखना। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।